Before starting with this lecture, let's talk about last lecture, what I have taught in last lecture. I have taught you about matrix, special kind of matrix, that is a square matrix, which is essential for determinant. Then I have taught you what is determinant, how can you expand a determinant of order 2 and order 3. Then I have taught you a shortcut method to expand a determinant of order 3 very easily, that is Sarus rule. Then we did some questions on it. Now in this particular lecture we'll cover some basic applications of determinant. The most fundamental application of determinant is to calculate area of triangle if vertices is given. You might have learnt this in class 10 even. A very lengthy formula for this. We had a very lengthy formula for this to calculate area of triangle if vertices is given. So let's start. Suppose vertices of triangle हमें given है, okay? If vertices of triangle are a x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3, then area of triangle ABC equals to, अभी तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे जो आपने 10th में पढ़ा था, ठीक है? क्या पढ़ा था आपने? हाफ ऑफ x1 इंटू समथिंग प्लस x2 टाइम्स समथिंग प्लस x3 टाइम्स समथिंग, ओके? अब यहां पर जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है वो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स होता है. अब ब्रैकेट्स के अंदर के जो स्टफ्स होते हैं उसको याद रखने का एक तरीका होता है. कैसे? आप सबसे पहले y2 लिख लो, यहां पर y3 देन y1, ओके? y1 y2 y3, ब्रेन को सबसे पहला सिग्नल जाता है कि इसको इस तरह से लिखें, सबसे पहले y1 देन y2 देन y3. बट आपको ऐसे नहीं करना है. आपको सबसे पहले y2 देन y3 देन y1 लिखना है. सबसे पहले वाले में आएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3. सेकेंड वाले में क्या आएगा? इट्स y3 माइनस y1. एंड थर्ड वाले में क्या आएगा? इट्स y1 माइनस y2. इज दैट क्लियर? तो अभी तो हमने जो पढ़ा है, जो हमने देखा यहां पर, ये 10th का फॉर्मूला है. काफी लेंथी फॉर्मूला है, आपको बस मेमोराइज करने के लिए बोला गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था ये, ओके? सो इसी से हम डेराइव करने वाले डिटरमिनेंट का फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है? अब मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बता दूं. ये जो आपको एक्सपेंशन नजर आ रहा है ये कुछ और नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 है. इसका मतलब अगर आपके पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, दैट इज x1 y1, देन x2 y2 विच इज सेकंड कोऑर्डिनेट, देन थर्ड कोऑर्डिनेट को हम यहां पर लिख देंगे. ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसे हम यहां पर लिख देंगे, और जो आखिरी वाला जो प्लेस है, आखिरी जो प्लेस है ना, उसमें आपको 1 फिल कर देना होता है, ओके? अब मैंने आपको बोल तो दिया कि इस डिटरमिनेंट को अगर आप एक्सपैंड करते हो तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा, बट एक बार मैं एक्सपैंड करके आपको शो भी कर देता हूं. तो आपको पता है डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या फिर कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं. चलो हम इसको कॉलम 1 के अबाउट एक्सपैंड करते हैं. एक्सपैंडिंग अबाउट C1. क्यों किया कॉलम 1 के अबाउट एक्सपैंड? क्योंकि देखो यहां पर x1 इंटू समथिंग है, x2 इंटू समथिंग है और x3 इंटू समथिंग. अगर हम कॉलम 1 के अबाउट एक्सपैंड करते हैं तो x1 इंटू समथिंग, y2 इंटू x2 इंटू समथिंग, x3 इंटू समथिंग हमें मिल जाएगा आसानी से. सो इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? हाफ. सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज x1. क्योंकि ये डायगोनल का एलिमेंट है तो यहां पर आपको माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है. अब क्या होगा? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर दें तो हमारे पास एक छोटा सा डिटरमिनेंट आ जाता है, दैट इज y2 1, y3 1, y2 1, y3 1. देन अब सेकेंड एलिमेंट x2,
सिंस x2 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ना ही वो इस डायगोनल के ऊपर है ना ही वो इस डायगोनल के ऊपर है, तो आपको सबसे पहले यहां पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और माइनस का साइन लगाने के बाद आप इस एलिमेंट को एज इट इज यहां पर लिख दो। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है y1 1 y3 1, y1 1 y3 1, ओके। देन प्लस x3, x3 सिंस सेकेंड वाले डायगोनल का एलिमेंट है, इसी वजह से हमने इसे प्लस के साथ ओपन किया हुआ है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास ये स्टफ बचता है, दैट इज y1 1 y2 1, ओके। अब फर्दर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमें यही स्टफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 10th में तो आपको बस सिंपली इसे याद करने के लिए बोला गया था, बट एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट से ही ओरिजिनेट होता है, ओके। बट उस समय आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं था तो आपको बताया नहीं गया था इसका प्रूफ। अब समझो x1 टाइम्स यहां पर क्या हो जाएगा, y2 इंटू 1 क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 इंटू 1 y3, देन माइनस x2 टाइम्स y1 इंटू 1 y1 माइनस y3 इंटू 1 y3 प्लस x3 टाइम्स y1 इंटू 1 y1 माइनस y2 इंटू 1 y2, सब हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो इसमें ये स्टफ तो मैच हो गया, इवन ये स्टफ भी मैच हो चुका है, बस यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, x2 तो है दोनों ही केसेस में, और यहां पर y3 माइनस y1 है और यहां पर y1 माइनस y3 है। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि इस माइनस को आप अंदर इंसर्ट कर दो, सब कुछ प्रॉपर्ली असेंबल हो जाएगा, ओके। सो हाफ ऑफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x3 टाइम्स, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये आपस में अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेंगे, प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। सो आप देख सकते हो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है ना, दोनों ही सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि डिटर्मिनेंट यूज करने के बाद भी हमें वही वैल्यू मिल रही है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। बस आप इस बात का ध्यान रखें, यहां पर सबसे पहले तो पहले कोऑर्डिनेट को लिखना होता है, R1 में आप पहले कोऑर्डिनेट को लिखोगे दैट इज x1 y1, सेकंड वाले में आपको सेकंड कोऑर्डिनेट लिखना होता है दैट इज x2 y2, थर्ड वाले में आपको थर्ड कोऑर्डिनेट लिखना होता है दैट इज x3 y3। जो लास्ट कॉलम वेकेंट रह जाएगा वहां पर आपको 1 प्लेस कर देना होता है, और हाफ तो आगे है ही, ओके। सो दिस इज डिटर्मिनेंट मेथड टू इवैल्यूएट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो हमें ये स्टफ याद नहीं रखना है, अब इसे आप रिमूव कर दो। अब आपको बस क्या याद रखना है, ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में फिर से लिख देता हूं इसे यहां पर, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ओके। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि कभी कभार आपका जो एरिया है वो नेगेटिव आ रहा है, सपोज एरिया आपका -8 आ गया। सो एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, एरिया को पॉजिटिव करने के लिए क्या जरूरी होता है, देखो अगर -2 के बाहर में मैंने मॉड का साइन लगाया हुआ है तो आउटपुट क्या आएगा 2। मॉड का काम क्या होता है, अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, और अगर अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तब भी ये आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। एक्चुअली मॉड होता क्या है, तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ये साइन के अकॉर्डिंग जज नहीं करता। अगर अंदर -2 है तो मॉड करने के बाद +2 आ जाएगा, +2 है तो आंसर +2 ही रहेगा। मॉड का हमेशा आउटपुट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इज दैट क्लियर? तो एक काम करते हैं, अगर इसे एक्सपैंड करके नेगेटिव वैल्यू आने वाला है, जो कि होगा कभी ना कभी नेगेटिव आएगा ही आएगा, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर एक मॉड ही लगा देते हैं, ठीक है। मॉड लगाने के बाद अब हम इस चीज को लेकर तो भाई फ्री हो चुके हैं कि अगर हमारा आंसर नेगेटिव भी आएगा तो ये मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, ओके। मॉड
changes negative area to positive. Mod changes negative area to positive. Is that clear? Note it down. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लो आप. अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रॉपरली इसका हेडिंग. यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड एरिया ऑफ triangle ABC if vertices of triangle are this, then area equals to this. Okay, अब नोट कर लो इसे आप. ओके, तो रब कर रहा हूं अब मैं, और एक क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है. ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं. फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग डिटर्मिनेंट इफ कोऑर्डिनेट ऑफ vertices are A 1, 2, B 0, 1, and C 3, 0. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मॉड्यूलस का साइन हम यहां पर पहले लगा देते हैं. देन determinant of what? 1, 2, then 0, 1, then 3, 0. और जो लास्ट का स्पेस वैकेंट रह जाता है यहां पर हम 1, 1, 1 रख देते हैं. ओके, ध्यान रखना ये मॉड है और जो अंदर की दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, एक्सपैंड करते हैं. किसी भी रो कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर लो, ठीक है, लेकिन फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करो तो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर लास्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करो तो ज्यादा अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो उसी के अबाउट एक्सपैंड करना ज्यादा बेटर होता है. ठीक है, ओके. सो एक्सपैंडिंग अलोंग R3 के अबाउट हम एक्सपैंड कर लेते हैं. सो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? मॉड 3 टाइम्स R3 का फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज R3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है. देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचता है, दैट इज 2, 1, 1, 1. इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा? 2 1 2 माइनस 1 1 1. मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि डिटर्मिनेंट में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं. सो अब मैं डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करूंगा. अब मैं बार बार मॉड नहीं लिखूंगा, सॉरी, बार बार मैं डिटर्मिनेंट नहीं लिखूंगा. ओके, देन 0 के अबाउट एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि -0 इंटू कुछ भी होगा तो 0 ही होने वाला है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती है. लास्ट यहां पर आ जाते हैं +1. ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसे अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा डिटर्मिनेंट आ जाता है, दैट इज 1 2 0 1. इसमें 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाता है. ओके, देन हमने क्लोज कर दिया. फाइनली आ रहा है हमारे पास हाफ मॉड ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मॉड ऑफ 4 विच इज हाफ इंटू 4. कैंसिल कर दो आप, आपको आंसर मिलेगा 2. अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, आपके पास जो भी आंसर आता है उसे आप किस में लिखोगे? स्क्वायर यूनिट.
स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है क्योंकि एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। ओके, सो एरिया हमें मिल चुका है। मान लो अगर हमें एरिया -2 मिलता, ठीक है, वैसे -2 तो नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर एक्चुअली -4 मिल सकता था क्योंकि मॉड के अंदर ही नेगेटिव आ सकता था। ओके, तो अगर वो माइनस आता भी तो ये मॉड क्या करता, इसे पॉजिटिव कर देता, इसे 4 कर देता ये, और फिर आंसर हमें 2 ही मिलता, और एरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। कई ऐसे बुक्स है जिसमें मॉड का यूज नहीं किया हुआ है। अगर मॉड का यूज नहीं करेंगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है वो भी हम समझेंगे अभी, ठीक है। अगर मॉड का यूज नहीं किया होता तो हम क्या करते हैं, एरिया हमारा नेगेटिव आता, एरिया अगर नेगेटिव आता तो हमें एक प्रॉपर्टी उसका लिखना पड़ेगा कि इफ एरिया कम्स इन नेगेटिव और एरिया इज नेगेटिव, इफ एरिया इज नेगेटिव देन कंसिडर इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। कंसिडर इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर वो नेगेटिव आता है तब भी आपको उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है उसका, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। ठीक है, रब कर रहा हूं। सो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, क्या, इफ एरिया comes in negative then take its absolute value। अगर एरिया नेगेटिव आ जाता है, अगर आपने कई अलग अलग टाइप्स के बुक्स हम फॉलो करते हैं, एक्चुअली कई ऐसे बुक्स है जहां पर मॉड नहीं लगाया हुआ है, तो सपोज अगर मॉड का यूज वहां पर नहीं किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है आपका एरिया जो है वो नेगेटिव में आए, और अगर एरिया आपका नेगेटिव आता है तो आप क्या करोगे, उसे पॉजिटिव कर दोगे, उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझते हैं, इफ पॉइंट ए x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 are कोलिनियर। भाई कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। अगर a, b और c कोलिनियर है, इसका मतलब a x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 lie on सेम लाइन। अगर ये सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ट्राइंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है ना, यहां पर ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्राइंगल फॉर्म कहां हो रहा है, वो तो एक लाइन फॉर्म हो रहा है। ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए जरूरी है कि एक पॉइंट तो ऐसा हो जो कि लाइन से बाहर की तरफ हो। अगर ये पॉइंट यहां होता तो आप ट्राइंगल बना सकते थे, बट अगर ये कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो ट्राइंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर? सो एरिया कहां से, एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं A B C, ये कोलिनियर है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 0, यानी कि हाफ ऑफ मॉड x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब 1/2 अगर यहां से 1/2 है, 1/2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ RHS में, तो फाइनली हमारे पास बचेगा मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ वन इक्वल्स टू 0। ओके, अब डिटर्मिनेंट, अब मॉड का साइन भी रिमूव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे
तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, आपको ये लास्ट का जो रिलेशन आ रहा है आपको वो याद रखना है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या होना चाहिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। ओके, ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू 0, यहां पर ऐसे लिख लो, हेंस x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू 0, ये लिखो, ठीक है, हेंस दिस इज 0। थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a x1 y1 and b x2 y2 using डिटर्मिनेंट। सो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट को यूज करके हम कैसे इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं समझते हैं। अब अगर लाइन है तो उसके ऊपर का हमें 2 पॉइंट्स तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज x1 y1 एंड b x2 y2। इन दोनों पॉइंट से ये जो लाइन है वो पास हो रहा है। इज दैट क्लियर? हमें पता है कि कोई भी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, लेट इट बी 2x + 3y + 3 = 0। यहां पर x और y क्या होता है, तो x और y उस लाइन के ऊपर का कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट होता है। x और y क्या होता है, उस लाइन के ऊपर का कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट। ये x y यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी होगा, लेकिन होगा इस लाइन के ऊपर ही, कहीं पर भी। इसे आप यहां भी रख सकते थे, इस रीजन में भी रख सकते थे, कहीं भी रख सकते हो, लेकिन होगा इस लाइन के ऊपर ही। इज दैट क्लियर? और उसके बाद हम कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करके x और y के बीच का रिलेशन निकाल लेते थे और हमें ये इक्वेशंस वगैरह मिल जाता था। ओके, तो हमने क्या कर लिया, हमने कोई भी एक रैंडम सा वेरिएबल पॉइंट का मतलब वराई कर सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, इसी वजह से हम इसे वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अपने रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x और y। ओके, सो लेट p x, y be a variable point on required line। ये रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है। हमें पता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, सिंस a, p and b are collinear, so area of triangle APB equals to 0। और फिर आप पूरा कंप्लीटली सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, सिंस A, P and B are collinear, so x, y, x1 y1 x2 y2 1 1 1 equals to 0। हमने इसको क्या कर दिया, डायरेक्टली 0 रख दिया। अब क्या होगा, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से भी इसे हम सॉल्व करेंगे। फिर से बता देता हूं, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होता है तो आप रैंडम सा कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, x और y, इसे वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं। बाकी दो रिमेनिंग पॉइंट को आप एज इट इज लिख दो, x1 y1
x2 y2 और लास्ट कॉलम में 1 1 1 और फिर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आप 0 पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इसे। ओके, रब कर रहा हूं मैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ओके, एग्जाम्पल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A 2,3 and B 5,6. Find equation of line passing through A 2,3 and B 5,6 using determinant. Using determinant. ठीक है, तरीका मैं आपको बताता हूं फिर से। सबसे पहले एक वेरिएबल पॉइंट x और y हमने ले लिया, 2 3 जो कि a का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट 5 6 हमें पता है, a b और हमारा वेरिएबल पॉइंट p x, y ये तीनों ही कोलिनियर है। इसकी वजह से हम इस स्टफ को इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तीसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 1 इक्वल्स टू 0, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, R1 के बाद एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। दिस इंप्लाइज, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, x। ओके, सिंस ये डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट है इसी वजह से हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 6 1 जा 6। सेकेंड एलिमेंट क्या है, y। सिंस ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर माइनस लगाया, देन हमने y को यहाँ पर रखा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को अगर हम भूल जाए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को अगर हम भूल जाए तो 2 1 5 6 बचता है हमारे पास, 2 1 5 6, 2 1 जा 2 माइनस 5 1 जा 5, देन 1 के पास आ जाते हैं प्लस 1 टाइम्स। सिंस ये डायगोनल एलिमेंट है इसी वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज आप उसको लिख सकते हो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें तो क्या होगा, 2 3 5 6 बचेगा, 2 3 5 6 और हम अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 6 जा इट्स 12 माइनस 5 3 जा इट्स 15 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू माइनस ऑफ 3 माइनस y इंटू माइनस ऑफ 3, क्लियर, प्लस इसे भी सिंप्लीफाई करो, माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, -3 तो सभी में कॉमन नजर आ रहा है ना, अच्छी बात है। -3 हमने अब कॉमन निकाल दिया यहां सभी से, तो यहां पर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो यहां से हमें मिलता है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है, हमने -3 को आरएचएस से भेज दिया, वो 0 हो गया। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर ये दोनों पॉइंट्स लाए कर रहे थे। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर भी सकते हो। हमारा इक्वेशन क्या है, दिस इज आवर इक्वेशन। आप 2 और 3 यहां पर पुट करके देख लो, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, एलएचएस आरएचएस सेम आएगा। तो x की जगह पे 2 डाल देते हैं, y की जगह पे 3 डाल देते हैं, प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू आरएचएस। हेंस ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट भी लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन, फिर रब करता हूं मैं। ठीक है,
रब कर रहा हूं अब मैं। लास्ट पॉइंट, लास्ट नोट है ये, ठीक है। इस नोट में क्या होगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान देना, अगर कभी ऐसा हो कि आपको एरिया दिया गया है, ठीक है, तो आपको एरिया पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही कंसिडर करना होता है। क्यों? क्योंकि एरिया नेगेटिव भी आ सकता है या फिर पॉजिटिव भी आ सकता है, तो आपको एरिया नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों ही कंसिडर करना होता है, ठीक है। समझना अभी, इफ area is given, then take both positive and negative value of area while solving the question। ध्यान रखना, सॉल्विंग द क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि आपको वेरिएबल्स के वैल्यू ही यहां पर निकालने होते हैं। सॉल्व करने का मतलब होता है जो भी वेरिएबल्स है उनके वैल्यूज को निकालना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी आपको एरिया दिया गया होगा तब आपको कोई ना कोई वैल्यू एक निकालने के लिए देते हैं वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन इज find the value of k if area of triangle ABC is 10 square unit, okay। if and coordinate of vertices are a 2, 3, b k, 0, c 0, 1, 0, ओके। सो हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, एरिया दिया गया है और आपको क्या डिटरमाइन करना है, के का वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट और एक मॉड का साइन हमने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट को हम यहां पर लिखेंगे 2, 3, देन सेकेंड कोऑर्डिनेट दैट इज k 0, देन थर्ड कोऑर्डिनेट दैट इज 1, 0। फिर मैंने आपको बताया था 1, 1, 1 इक्वल्स टू हमें एरिया क्या दिया गया है 10। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जो मैंने लास्ट बिट लिखा है वो क्यों लिखा है। देखो मैंने जो आपको बताया है उसमें क्या है ना, हम एरिया जब भी लिखते हैं तो हम मॉड के साथ लिखते हैं, मॉड के साथ लिखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि कई ऐसे रेफरेंस बुक्स हैं जिसमें ये मॉड का यूज उन्होंने नहीं किया हुआ है। अगर मॉड का मैं यूज नहीं करता तो क्या होता, मॉड का यूज अगर मैं नहीं करता तो हो सकता है कि मेरे ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया आया है वो 10 आया होगा या फिर -10 आया होगा, क्योंकि हमें पता है कि एरिया तो हम एब्सोल्यूट लेते हैं। तो अगर इन्होंने बोल रखा है कि एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट, तो ये थोड़ी ना बता रहे हैं हमें कि -10 आया था या फिर +10 आया था। हमें भी अगर एरिया -10 मिलता तब भी हम यही बोलते दैट एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम नेगेटिव एरिया कभी कंसिडर करते ही नहीं है। तो अगर मैंने आपको बोला है कि एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नेगेटिव नहीं आया होगा। हो सकता है उसका आउटपुट नेगेटिव आया हो या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका आउटपुट पॉजिटिव आया हो। तो अगर हम मॉड का साइन यहां पर नहीं लगाते हैं तो आपको एरिया क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आपको प्लस माइनस कंसिडर करना पड़ेगा। कई बुक्स ऐसे हैं जहां पर मॉड का साइन एरिया में वो नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां पर मॉड का साइन लगा दिया
तो आउटपुट कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। पॉजिटिव 10 लेकर हम सॉल्व करेंगे। अब अगर आप मॉड लेकर चलो तब भी आपको वही आंसर मिलेगा, और मॉड अगर ना लेकर चलो तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि मॉड अगर आप नहीं लेते हो तो आपको प्लस माइनस 10 पहले लगाना होता है। अगर आप मॉड लेकर चलते हो तो आखिरी में आपको प्लस माइनस लगाना होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मॉड लेकर चलते हैं फिलहाल। इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं आएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब मॉड नहीं हो। ओके, इफ यहां पर आप ऐड कर लो, यूज दिस प्रॉपर्टी इफ mod is not present in area। अगर हमने एरिया में mod पुट नहीं किया है, ओनली देन आप इस प्रॉपर्टी का यूज करना। ओके, सो एक्सपेंड करते हैं। सो हाफ, मैं हाफ को पहले आरएचएस में भेज देता हूं, है ना। हाफ को अगर हम आरएचएस में भेज दें तो क्या हो जाएगा, हाफ को अगर हम आरएचएस में भेज देते हैं तो 20 हो जाएगा आरएचएस में। 2 3 1 k 0 1 1 0 1 then mod, sorry determinant, then mod equals to 20 हो गया। then अब सबसे पहले देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का है, तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल रहा है किस रो में, सॉरी किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो हम एक्सपैंड करेंगे अलोंग कॉलम 2, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 2, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 2, या फिर आप डायरेक्ट C2 लिख लो, एक्सपैंडिंग अलोंग C2। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 3, और ये कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये माइनस के साथ ओपन होगा, -3। ओके, पहले हमने माइनस लगाया फिर इस एलिमेंट को उठाकर रखा। अगर यहाँ पर -3 होता तो पहले हम माइनस लगाते हैं, देन हम -3 को रखते हैं। याद रखना, इस एलिमेंट को रखने से पहले हम माइनस लगाते हैं, यहां पर आउटपुट नेगेटिव आएगा, ऐसा कोई रोल नहीं है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहां पर माइनस लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 लाकर रख दिया। क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को आप डिलीट कर दोगे तो आपके पास K1 1 1 बचेगा, राइट, K1 1 बचेगा। सो यहां पर एक डिटरमिनेंट आ गया K1 1 1, K इंटू 1 K माइनस 1 इंटू 1 1। ओके, मॉड, अच्छा ये 2 जीरोस है, ठीक है, आपने इसके अबाउट कर दिया। अब इन दोनों के अबाउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा, हमें पता है। अब डायरेक्ट आप मॉड लगा दो यहां पर, इक्वल्स टू 20। सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज -3k प्लस 1, सॉरी प्लस 3 इक्वल्स टू 20। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी मॉड को हम यहां से रिमूव करते हैं, हमें यहां पर क्या डिटरमाइन करना है, k का वैल्यू। एक बात याद रखना, अगर मॉड x इक्वल्स टू 5 है देन x की वैल्यू क्या होगी, तो ±5 होगी। क्यों, क्योंकि मॉड x की वैल्यू 5 कब होगी, जब आप x की वैल्यू या तो 5 रख दो या तो -5 रख दो। आप 5 रखोगे और उसका मॉड करोगे तब भी आपको आंसर 5 मिलेगा, -5 का मॉड करोगे तब भी आपको आंसर 5 मिलेगा। इसका मतलब अगर आप मॉड रिमूव करते हो तो x की वैल्यू आपको +5 और -5 मिलेगी। तो जब भी हम यहां से मॉड को रिमूव करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि आपको यहां पर +5 और -5 दोनों ही लगाना है। यहां से मॉड का साइन हटा, आरएचएस में प्लस और माइनस का साइन लगा। ठीक है, सो यही प्रोसेस हमें यहां पर फॉलो करना है। दिस इंप्लाइज -3k + 3, मैं यहां से मॉड का साइन हटा रहा हूं, एलएचएस से मॉड का साइन हटा और आरएचएस में प्लस और माइनस लगा। ठीक है, -3k इक्वल्स टू +-20 -3, सिंप्लीफाई करते हैं, -3k इक्वल्स टू, अब देखो आप एक बार +20 के साथ इसे सॉल्व करेंगे और एक बार -20 के साथ इसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है यहां पर +20 हो सकता है यहां पर -20 हो। तो -3k इक्वल्स टू, एक बार तो आ गया हमारे पास 18 और -23। सो यहां से हमें मिलता है -3k इक्वल्स टू 18 और -3k इक्वल्स टू -23।
सो यहां से हमें k का वैल्यू मिल रहा है 18/-3 और 3/-3, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू -6 और जो हमें यहां से मिल रहा है 23/3, तो वैल्यूज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर आप मॉड का साइन यूज नहीं करते तो क्या होता? मॉड का साइन अगर आप यूज नहीं करते तो आप स्टार्टिंग से ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लेकर चलते, और हमने यहाँ पर मॉड का साइन रिमूव करने के बाद हमें यहाँ पर प्लस माइनस मिला था। उस केस में आप स्टार्टिंग से ही आपको प्लस माइनस लेकर चलना होता और आपको आंसर सेम मिलता, ठीक है। That's why I have written if area is given then take both positive and negative sign। अगर एरिया में दिया गया तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों ही कंसिडर करना होता है, ठीक है। अगर आप मॉड नहीं लगा रहे हो तो, अगर मॉड लगा रहे हो तो आपको सिर्फ पॉजिटिव लेकर चलना है, और आखिरी में जब आप मॉड हटा रहे होगे तो उस समय ऑटोमेटिक ही प्लस और माइनस वहां पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर लो इससे पहले। रन कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है यूजिंग डिटर्मिनेंट find the area of the triangle whose vertices are -1, -1, comma 5, 7, comma and 8, 11. Also check are the given points कोलिनियर। मतलब आपको ये भी चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड लगा दिया हमने यहां पर, देन डिटरमिनेंट -1 जो कि पहला कोऑर्डिनेट है, 5, 7 दूसरा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट 8, 11। फिर आपको क्या करना है, 1, 1, 1 पुट कर देना है, मॉड को क्लोज कर देना है, राइट। एक्सपैंड ग्रेप, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, क्योंकि देखो जीरो तो कहीं है ही नहीं, आप किसी के अबाउट एक्सपैंड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो हाफ ऑफ मॉड अंदर की तरफ R1 पे ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट क्या है, -1 टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, हमारे पास ये डिटरमिनेंट आएगा 7, 1, 11, 1, राइट। 7, 1, 11, 1, 7 1 जा 7 माइनस 11 1 जा 11। सेकेंड एलिमेंट को लिखने से पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। देन सेकेंड एलिमेंट को एज इट इज आप यहां पर कॉपी कर रख दोगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, 5, 1, 8, 1 बचेगा हमारे पास, 5, 1, 8, 1, 5, 1, 8, 1, ओके। 5, 1, 8, 1, 5 1 जा 5 माइनस 8 1 जा 8, देन +1 टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 लिख दिया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचेगा 5, 7, 11 ये बच रहा है, 5 11 जा 55 माइनस 7 8 जा 56, ओके 56। सॉल्व करें अब,
सो इट्स 1/2 मॉड। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4 इंटू -1 4 आ गया। ओके, -1 इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पर +1। ये अगर देखें तो हम यहाँ पर आ रहा है -3, सो फाइनली ये -3 हो जाएगा। प्लस 55 -56 -1, सो ये -1 हो गया, मॉड यहाँ पर आ चुका है। सो हाफ ऑफ 4 - 4 विच इज 0। अच्छा जी, ये तो 0 आ गया। तो अगर ये 0 है इसका मतलब तो यही होता है ना, देखो इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना, इसकी वैल्यू अगर 0 हो रही है इसका मतलब क्या हो गया, ये कोलिनियर है। ऑल्सो चेक द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो हमने यहां पर चेक भी कर लिया, एक तो एरिया 0 आ है, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है। इज दैट क्लियर? ग्रेट। एक और क्वेश्चन करते हैं, रब कर रहा हूं मैं इसे।